हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग बस। हेलो हेलो, आवाज जा रही है हमारी आप लोगों की? हेलो हेलो। आवाज जा रही है हमारी आप? चलिए जी, थैंक यू सो मच। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं। आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और हम हैं पूरे 20 मिनट लेट। मेरे प्रिय छात्रों, कोई बात नहीं, चलते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। आते ही माइक गड़बड़ हो गया था कि चलिए। मेरे प्रिय छात्र जो भी जुड़ गए हैं सभी से निवेदन, सेशन को लाइक करेंगे। अगर आप सीटेट की रिवीजन क्लास लेना चाहते हैं तो पेड क्लास के लिए आप लिखे हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहो तो मिस कॉल कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। अगर आप टेलीग्राम संस्कृत चंद्रा का नहीं ज्वाइन किए तो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलती है आपकी पीडीएफ और नोट्स। ठीक है जी, दोनों के लिए संस्कृत भाषा के सीटेट की तैयारी में आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। ठीक है जी, ये कल का होमवर्क था। होमवर्क का उत्तर बहुत सारे छात्रों ने किया है, ज्यादातर छात्रों ने किया है, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने नहीं भी किया है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपसे एक ही निवेदन है, जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा आप हमेशा होमवर्क का उत्तर को लेखनम, मतलब लेखन है क्या, अभ्यासहन अपेक्षते, अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती है, उत्पाद आधारित गतिविधि है यहाँ, या प्रक्रिया आधारित गतिविधि, और छात्र एक बार केवल एक बार ही लेखन करेगा। मेरे प्रिय छात्रों, आंसर सी इज द राइट आंसर, प्रक्रिया आधारित गतिविधि होती है। लेखन क्या होती है आपकी, तो यह एक प्रक्रिया आधारित गतिविधि होती है। मेरे प्रिय छात्रों, चलिए फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर की जाती है, बहुत सारे छात्र उसको डाउनलोड भी करते हैं और मैं बहुत कम एमबी में करके भेजने का प्रयास करता हूं, कंप्रेस करके। वैसे बहुत बड़ी फाइल होती है, कंप्रेस करके आपको अलग से उसको मेहनत करके आपको भिजवाई जाती है, जरूर वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ जाती है जी। प्रश्न एक है, सिद्धांता वर्णयति यत् कथा पाठकः अवबोधनाय स्वपूर्व अर्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति। कह रहे हैं ऐसा एक सिद्धांत है जो यह वर्णन करता है कि कथम कैसे पाठक जो है अवबोधनाय ज्ञान के लिए स्वपूर्व अर्जित, अपने पूर्व में अर्जित ज्ञान के साथ पाठ में स्थित सूचना का संयोजन करता है। कौन सा सिद्धांत है, यह बताता है जिसमें जो पाठक है वह अवबोध के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के साथ जो पाठ में निहित सूचना है उसका दोनों का संयोजन करता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है? कोड व्यत्यय, अधिगमनम, विवरणिका, मानववादम। जल्दी बताएंगे जो भी छात्र है, फटाफट सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। आवाज गूंज रही है, थोड़ा सा आज समस्या हो रही जी। अभी बताओ, अभी सही है? चलो बताओ, विवरणिका है या मानववाद है या क्या है? चलो बताओ फटाफट जी, जो भी छात्र हैं।
चलो, तो मेरे प्रिय छात्रों सब लोग का आंसर ए है, बी है, लेकिन मेरे लर्निंग भी नहीं होता, वह होता है स्कीमा। स्कीमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्कीमा के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब सही जो है, बिल्कुल आवाज नहीं गूंजेगी। मेरे प्रिय छात्रों, यह विवरणिका, अब स्कीमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में विवरणिका कहलाता है। स्कीमा कथ्यते अस्तु। जब हम, ध्यान देना, अपना जो पूर्व अर्जित ज्ञान है उसको, उसका प्रयोग करते हैं, उसका संयोजन करते हैं, जो पाठ में निहित ज्ञान है दोनों का जब संयोजन करते हैं वह स्कीमा होता है, उसका माध्यम होता है। यह स्कीमा है, यह ध्यान दीजिएगा, बालक के मस्तिष्क में किसी वस्तु के विषय में जो सूचना पहले से मौजूद हो तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। ध्यान देना, जैसे किसी पाठ्य वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में आपको पहले से नॉलेज है और आप जो भी पढ़ रहे हो, जान रहे हो, उससे उसका संयोजन कर रहे हो, वह स्कीमा होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत स्कीमा एक संप्रत्यय है, एक अवधारणा है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण व स्कीमा ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा होता है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। ध्यान देना, जो भी हम वातावरण से द्वारा अर्जित जो पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान का एक संगठन हो सकता है। साथ में ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे आत्मीयकरण, समंजन और संतुलीकरण और स्कीमा, ये सब किससे संबंधित है? जीन पियाजे। ये सारी शब्दावलियां किसकी दी हुई हैं? तो जीन पियाजे से हैं, समझे ना जी? तो बिल्कुल आपका उसमें स्कीमा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्य पुस्तकस्य तत्वपूर्ण मानदंडः नास्ति? नास्ति। चलो बताओ कौन सा ऐसा है जो मेरे प्रिय छात्रों सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जिम्मेदारी आपकी है, जो भी छात्र जुड़ गए हैं। हाँ जी, लाइव आ जाओ, फटाफट लाइव आ जाओ मेरे प्रिय छात्रों। हाँ चलो चलो जी, चलो जी। कहते हैं निम्नलिखित में उत्तम पाठ पुस्तक का तत्वपूर्ण मानदंड नहीं है तो भाषा शब्द संग्रह, भाषा के शब्दों का संग्रह, विषय वस्तु या विषय वस्तु कैसी शैली और उसकी योजना, या मुद्रण च बंधन बाइंडिंग। ध्यान देना, एक उत्तम पाठ्य पुस्तक का तत्वपूर्ण मानदंड नहीं है, मानदंड है लेकिन तत्वपूर्ण मानदंड नहीं है। तो बताओ ऐसा कौन सा है इसमें? शब्दों, भाषा में शब्दों का संग्रह, या फिर विषय वस्तु कंटेंट जो होता है, या शैली और किसी योजना के तहत किस शैली में वो बुक लिखी गई है, या उसका मुद्रण बाइंडिंग जो होती है। फटाफट बताओगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने और दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर देंगे क्लास को। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान देना, यहां पर अगर आप बात करते हैं उत्तम पाठ्य पुस्तक के तत्वपूर्ण मानदंड की, वो निगेटिव है, नहीं है, तो आपका डी सही होता है। कैसे सही होता है जी? अगर आप कोई पुस्तक है उसमें जो भाषा का है, अगर आप संस्कृत भाषा की पुस्तक है तो संस्कृत भाषा के शब्दों का उसमें संग्रह होगा। अंग्रेजी की बुक है तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का संग्रह होगा। विषय वस्तु कैसी है? बिना विषय वस्तु के कोई पाठ्य वस्तु कैसे हो सकती है? उसकी एक निश्चित विषय वस्तु भी होती है। साथ में शैली, किस शैली में लिखी गई है, किस योजना के तहत लिखी गई है, उसका प्रारूप क्या है, यह सारी चीजें उसके तत्वपूर्ण मानदंड के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों अगर पूछे अस्ति कभी भी तो ये तीनों आएंगे, नहीं आता तो बाइंडिंग नहीं आती है। ठीक है जी, नास्ति लिखा है तो आपका डी इज द राइट आंसर। अगर आपको देखना है तो देख लो। पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित मानदंड है जो पुस्तक को उत्तम बनाने में सहायक हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पाठों या पाठ्य विषय वस्तु का चयन, ध्यान देना, क्या? विषय वस्तु का चयन पाठ्य पुस्तक की रचना के प्रथम सोपान है। तो भैया विषय वस्तु नहीं होगी तब तो पाठ्य पुस्तक का कोई मतलब नहीं है। पाठ्य योग्य शब्दों का प्रयोग, वही जो शब्दों का संग्रह, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों की रचना आदि भाषा के शब्द संग्रह को ग्रहण करता है। भाषा के शब्द संग्रह जो पहला ऑप्शन बताता है आपको। फिर छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा उनमें सृजनशीलता और रचनात्मकता क्षमता का विकास होता है एवं उनका भाषा का शब्द संग्रह समृद्ध होता है। पाठ्य पुस्तक का एक गुण यह भी होता है कि उसमें स्थित भाषा की संरचना शैली का समुचित प्रयोग किया जाता है। किस शैली में बुक लिखी गई है, समझे ना जी? तो ये सारी चीजें आपके एक अच्छी उत्तम पाठ्य पुस्तक के में जो है वह सहायक होते हैं। ये पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। काचित अध्यापिका पंचमी कक्षायाम षड्वाक्याम लघु परिच्छेदम द्विवारम श्रोतुम कथयति। कोई अध्यापिका है मेरे प्रिय छात्रों, वो क्या करती है जी? पंचवी कक्षा के
6 वाक्यों को, कितने 6 वाक्यों को का लघु परिच्छेद, छोटा सा परिच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। किससे? अब अध्यापिका है तो छात्रों से सुनने को बोलेगी, हमसे थोड़ी ना बोलेगी, समझे ना जी। तो वह वो छात्रों से सुनने के लिए बात कहती है। तदा सातान चतुर्णाम समूहेषु, उसके बाद वह उसको 4 समूहों में परिच्छेद को पुनः लेखितुम कथयति। पहले वह परिच्छेद बोल रही है, छात्र सुन रहा है, फिर उसको 2 बार मतलब सुनने के लिए बोल दी, फिर उसको छात्र जो है 4 समूहों में बांटकर लेखितुम लिखने के लिए कहती है। सा कथयत, वह कहती है कि ते तम इतना आवश्यकम इदम कार्यम किम कथ्यते, वह कार्य क्या कहलाएगा। यथा संभवम निकटतम लेखितुम शक्नुवन्ति परिच्छेदस्य वाक्यानि मूल रूपे भवन्तु, जहां तक संभव है कि जो परिच्छेद का मूल वाक्य है, जो वाक्य है वह उसके मूल वाक्य में हो, यह जहां तक हो तो मूल रूपे भवन्तु, मूल रूप में हो। इदम कार्यम किम कथ्यते, इस कार्य को हम क्या कहेंगे। एक अनुच्छेद है छोटा सा, तो शिक्षिका 2 बार सुना रही है, 2 छात्र 2 बार सुन रहे हैं, फिर सुन करके 4 समूहों में विभक्त होकर उसको लिख रहे हैं, या कहने का संभव नहीं या बिल्कुल आवश्यक नहीं कि वह उसके मूल रूप में है। तो बोलो बोलो कौन सा सही है। सभी लोग कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा उत्तर। थोड़ा सेशन को बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय छात्रों। जरूर से जरूर सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्र। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रचनात्मक लेखन है, श्रवण भाषण है, परिच्छेद का सुत लेख है, या वाक्यानाम सुत लेखन। जब छोटा सा परिच्छेद को 2 बार सुनने के लिए कह रही है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर किया है, यह कहलाएगा परिच्छेद सुत लेखनम। 1-2 जहां कहीं याद रखना, अगर आपके प्रश्न में ऐसा कहा जाए कि वह सुनता है, कोई शिक्षिका बोलती है, वह 2 बार सुनता है फिर उसको लिखता है, तो वह क्या श्रुत लेख में आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वह समूहों में लिखा रही है या पेयर वर्क दे रही है। अगर इसी में 2 छात्र होते, एक दूसरे को बोलते और लिखते, पेयर वर्क होता, युगल कार्य होता, तो वहां पर यह परस्पर सुतलेख कहलाता है ना जी। लेकिन यहां पर परिच्छेद सुतलेख के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कोई समस्या हो तो बता दो, एनी समस्या वर्तते माय डियर स्टूडेंट्स। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अधोलिखितेषु शिशु परम अस्ति, जल्दी बताएंगे शिशु। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे, जिम्मेदारी आपकी होती है, बता दे रहे हैं जी। शिशु वाक संबद्धम अस्ति, माफ कीजिएगा, शिशु की वाणी से संबंध है। शिशु संभाषण, जल्पनम, हसनम, कंठस्वननम, गार्गलिंग, लॉफिंग, बबलिंग या स्पीकिंग। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो मेरे प्रिय छात्रों। शिशु की वाणी से संबंध, वाक संबद्धम अस्ति, किसी एक शिशु की वाणी से संबंध है, किसका इसमें बताओ। संभाषण से, बबलिंग से, हंसने से, लॉफिंग से या कंठस्वनन से। जल्दी बताओ कौन सा वाणी से संबद्ध है मेरे प्रिय छात्रों। फटाफट सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी तो आपकी है मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का। तो बिल्कुल यह कहलाएगा जल्पनम, बाल जल्पनम कहलाता, बबलिंग कहलाता है, समझे ना जी। यह क्या कहलाता है, बाल जल्पनम कहलाता है। अब कैसे कहलाता है वाणी के, तो देखो यहां सीधे सीधे वाक समूह की वाणी से संबंध है, तो जल्पन करता है, बबलिंग करता है, जिसको हम कहते हैं बड़बड़ाना है, बबलिंग। यह भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। प्रथम 2 महीनों में शिशु रोने के अलावा कुछ अन्य अस्पष्ट ध्वनियों को उत्पन्न करने लगता है, जिसे बबलिंग कहा जाता है। हाँ जी, कहा किसमें, प्रथम 2 महीनों में शिशु रोने के, प्रथम 2 महीनों में, ठीक है, रोने के अलावा जो कार्य करता है वो बबलिंग होता है। जन्म होते ही बालक बोलना आरंभ नहीं करता, अभी तो वह रोकर या बड़बड़ाकर अपने संवेगों को अभिव्यक्त करता है। आप देखे होगे छोटा सा बालक लेटा हो है तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, वो आपको भी नहीं पता होगा, की ध्वनि, की ध्वनि ऐसे निकालता रहता है, वही क्या है, बबलिंग कहलाता है, समझे ना जी। वही क्या है जी, बबलिंग कहलाता है। आगे बढ़ो, आगे चलो। प्लीज सेशन को और जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों। लाइक जो नहीं किए प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना, है ना जी। आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा होती है। गुरमीत महोदया स्वछात्रा कोविड-19 इति आपदा विषय कथयितुम इच्छति। कोई गुरमीत महोदया, तो आकारांत है तो कोई शिक्षिका है गुरमीत महोदया, अपने छात्रों को कोविड-19 इस आपदा के विषय में कहने के लिए इच्छा रखती है। जैसे छात्रा ताम आधृत्य, जैसे छात्र उसको लेकर के कानिचित वाक्यानि लिखितुम
जिसको जो है उस पे छात्र उसको लेकर के कुछ वाक्यों को लिखते हैं। शक नहीं हो, गुरमीत महोदय करनी, ध्यान देना, गुरमीत महोदय अपने छात्रों को कोविड-19 विषय आपदा के विषय में कुछ कहने के लिए कहती हैं, जिससे कि छात्र उसको लेकर के कुछ वाक्य लिख सकें, है ना जी। अब बताओ गुरमीत महोदय के द्वारा किम करनी, यहां क्या करा जा रहा है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, तेज से बोलो। मेरे प्रिय छात्रों, स्वछात्रान प्रतिलेखनाय पठनाय चा कथयेत, अब वह अपने छात्रों को प्रतिलेखन करने के लिए और पढ़ने के लिए कहेंगी। यद किंचित, जहां की भी, तथा श्यामपट, और जो कुछ भी हो उसको श्यामपट पर लिखने के लिए बोलेगी। छात्रा निर्देशम दद्या, छात्र को निर्देश देती है कि ते गृहे स्वाभिभावका नाम साहाय्येन कार्यम कुर्वन्तु, कि वह अपने घर पर जाकर अपने अभिभावक की सहायता से कार्य करेंगे। या श्रुतलेखनाय, छात्रा श्रुतलेखन के लिए छात्र को बोलती है। या छात्रान महा आपदा कालस्य अनुभवानि अभिव्यक्तुम कथयेत, छात्रों को उस महा आपदा काल के अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। प्रमुख अभिव्यक्तिन श्याम पट्टे लिखितुम कथम, और जो उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति होती है उसको श्याम पट्ट पर लिखने के लिए बोल रही है। जल्दी बोलो कौन सा सही है? मेरे प्रिय छात्रों, उत्तर आपका हमेशा बढ़िया आता है और अच्छा करते हैं। सब लोग कह रहे हैं सर डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर करें। ध्यान देना, इसमें सीधे सीधे छात्र अपने अनुभव को व्यक्त करेगा। उस कोविड-19 के विषय में वह जो भी जानता है, जो भी उसने फील किया है, वह अपने अनुभव को क्या करेगा जी, वो व्यक्त करेगा। साथ में जो उसकी प्रमुख अभिव्यक्तियां होंगी, उसके बारे में जो प्रमुख चीजें होंगी, उसको श्याम पट्ट पर लिखेगा भी। तो अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन ABCD, आपका डी इज द सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बढ़िया और खूबसूरत सा उत्तर किया है। तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान वस्तूनाम चित्राणि प्रदर्शयति। ईशा महोदय एक शिक्षिका हैं, दूसरी कक्षा के छात्रों को वस्तुओं का चित्र प्रदर्शित दिखा रही हैं। तत्पश्चात स अस्पष्टतया उच्च स्वरेण, उसके बाद वह स्पष्ट रूप से ऊंचे स्वर में तेषाम नामान उच्चार्यत, उनके नाम का उच्चारण कर रही हैं। इदम कृत्वा, ध्यान देना, वह चित्र दिखा रही हैं, फिर उनका जो लिखा हुआ है उस नामों को पढ़कर उसका तेजी से उच्चारण भी कर रही हैं। बताओ इदम कृत्वा, ऐसा करके वह क्या करेगी? जल्दी बोलो जी। अरे ये किसी मैराथन से कम है क्या जी? हाँ, 30 क्वेश्चन, कोई मैराथन से कम नहीं, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत फटाफट मिल जाएगी, एकदम टेंशन, पूरा का पूरा पेडागोजी एक जगह। बताओ, सा स्वछात्रान नवीन वस्तूनि परिज्ञातुम सहाय्यम करोति, वह अपने छात्रों को नई वस्तुएं जानने के लिए सहायता करती है। सा छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान वर्धनम इच्छति, वह छात्रों को नए ज्ञान के वर्धन में नवीन ज्ञान को बढ़ाती है। या स्वस्याह आरेखण नैपुण्यम प्रदर्शितुम, कि वह अपनी निपुणता को प्रदर्शित कर रही है। या स्वछात्राम पठनाय सहाय्यम दातुम इच्छति, अपने छात्रों को पढ़ने के लिए सहायता देती है। जल्दी बताओगे कौन सा सही है? मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जो भी छात्र हैं, है ना जी। फटाफट बताएं, जो भी छात्र हैं सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, शेयर करते हुए। ध्यान देना, उत्तर देने के पहले यहां देख लो, शब्दावली की महत्ता को जानते हुए यदि संदर्भ के अनुसार उसके ज्ञान की वृद्धि करनी है तो चित्र प्रदर्शित करें, शब्दों का उच्चारण करना प्रभावकारी होगा। मतलब कहने का यह है, अगर जैसे कुछ शब्द ऐसे हो जिसका अर्थ न पता हो और आप चित्र दिखाकर आप पढ़ा रहे हो, उस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो छात्र जो है उस चित्र को देख करके अपना दिमाग लगा, माना कह रहा हूं, किसी को पता ना हो कि भाई यह ताजमहल है, ताजमहल कोई देखा ना हो कभी, तो चित्र लाया जाए ताजमहल का और बार बार ताजमहल नाम आप पहली बार सुने हो, आप उससे संज्ञान नहीं कर पा रहे हो कि आखिर ताजमहल है क्या, तो अब चित्र को दिखा करके बार बार कहा ताजमहल में यहाँ ये, ताजमहल में यहाँ वो, तो आप संदर्भ के अनुसार दिमाग लगा नहीं नहीं, ताजमहल का मतलब ये जो सामने दिखा रहा है, इन शब्दों का जो उच्चारण वह ताजमहल के संदर्भ में है। वही चीज है, छात्र चित्र द्वारा उस विषय वस्तु को जानेंगे, छात्रों को नई वस्तुओं और नए शब्दों का ज्ञान होगा, उन नए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे।
ये पूरा जो आपसे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको चित्र के माध्यम से जो आपको बताया जाता है उसके विषय में है। छात्र कई शब्द सीख सकते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। वही जो मैं बता रहा हूं कि वो कई शब्द जानते हैं लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जाए उनको नहीं पता है और उन्हें कम समय में भूल जाएंगे। इसलिए चित्र को दिखाकर शब्द का उच्चारण करना उपयुक्त है, जिससे छात्र को उस वस्तु का ज्ञान होगा और उसकी शब्दावली में वृद्धि होगी। अब बताओ कौन सा सही है? वह नई नई वस्तुओं को जानने में सहायता करती है? बिल्कुल नहीं, यहां नई वस्तुओं को जानने थोड़ी सहायता कर रही है। उस छात्रा नवीन शब्दानाम ज्ञानवर्धनम इच्छति, बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है अगर आपने कहा है बी। बहुत बढ़िया, और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। बहुत खूबसूरत सा उत्तर किया है आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे। अच्छा जी, भाई भाषा अधिग्रहण युक्ति केन प्रतिपादितम, वेरी सिंपल, कई बार पढ़े हो और इनको छोड़ना भी मत, ये बहुत खतरनाक आते हैं जी। हाँ जी, बढ़ते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो जो भी छात्र हैं। चलिए मेरे छात्रों बताओ, भाषा अधिग्रहण युक्ति केन प्रतिपादितम, भाषा अधिग्रहण युक्ति किसके द्वारा प्रतिपादित है? चलो बताओ मेरे प्रिय छात्रों, जल्दी जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं। फटाफट सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक बताओगे जी, ठीक है जी। चलो जी बताओ, फटाफट बताएंगे। भाषा अधिग्रहण युक्ति किसके द्वारा प्रतिपादित है? वाइगोस्की से, पावलो से, चॉम्स्की से, प्याजे से। जल्दी बताएं, वाइगोस्की, पावलो, चॉम्स्की, प्याजे। तो भाषा अधिग्रहण युक्ति ही केन प्रतिपादितम, सभी लोग कह रहे हैं सर कौन सा सही है? तो बहुत खूबसूरत सा उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों, सभी ने कहा है चॉम्स्की, सी फॉर चॉम्स्की द राइट आंसर, एकदम बढ़िया है। प्लीज सेशन को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, जिम्मेदारी आपकी है। चॉम्स्की महोदय प्रतिपादितम भाषा अधिग्रहण युक्ति ही, इसको भाषा अधिग्रहण युक्ति की जगह कभी कभी यंत्र भी लिखा रहता है, समझे ना जी। और यह जो होता है इसको हम LAD के नाम से भी जानते हैं, समझे कि नहीं समझे? आगे चलिए, वेरी सिंपल। स्वराघात से आरोहणम अवरोहणम किम कथ्यते, कि स्वराघात होता है उसका आरोहण और अवरोहण, उतार चढ़ाव जो होता है स्वरों का, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? अक्षर कहते हैं, लय कहते हैं, अनुतान कहते हैं, या फिर विराम कहते हैं? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र हैं। चलो बताओ, जो भी छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बताओ, जो भी छात्र हैं फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्र। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी से निवेदन है, सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। चलो बताओ कि यह अनुतानम है, यह क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर है। या इसको हम क्या बोलते हैं? अनुतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनुतानम, इसको हम अनुतान बोलते हैं, इंटोनेशन बोलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, अनुतान बोलते हैं। आइए देखते हैं कि स्वराघात के आरोहण और अवरोहण को अनुतान कहा जाता है। जो हमारा स्वर में जो ये उतार चढ़ाव होता है उसको हम अनुतान कहते हैं, जिसमें आवश्यकता किसी शब्द या अधिक बल या उससे धीरे बोला जाता है। आप जानते हैं जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस समय कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको आपको थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा ताकत लगा के बोलनी होती है, थोड़ा ज्यादा अधिक बल दिया जाता है, थोड़ा तेजी से बोला जाता है, आरोहण हो गया। फिर कुछ स्लो बोला जाता है, धीरे से बोला जाता है, वह अवरोहण हो गया। खासकर कविता में इसका ज्यादा प्रयोग है। हाँ, यह मुख्यतः कविता या पद्य पठन में किया जाता है ना जी। स्वराघात से जो उत्पन्न होता है वह ध्वनि है जो किसी शब्द विशेष से संबंध होती है, जिससे हम वस्तु का ज्ञान हो जाता है। स्वराघात का उपयोग श्रवण और पठन कौशल में मुख्यतः किया जाता है। वाह वाह वाह, ये भी एक लाइन है, अच्छी से लिख लो, जान लो कि स्वराघात का उपयोग हम ज्यादातर कहां करते हैं? श्रवण में करते हैं और पठन के कौशल में मुख्यतः किया जाता है, जहां दूसरे के द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु को सुनकर ग्रहण किया जाता है। ठीक है जी, तो मुख्यतः स्वराघात का प्रयोग श्रवण और पठन में किया जाता है। किसी भी काव्य इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहां? कविता में किया जाता है। और स्वरों का आरोहण अवरोहण ही अनुतान कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अनुतान का अभिप्राय बस वही है, व्यक्ति द्वारा बोलते समय वाक्यों में जो उतार चढ़ाव, वही मैं जो कह रहा हूं, वाक्यों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। यह पद्य, कविता, नाटक, संवाद में किया जाता है। नाटक संवाद में भी आप देखते हैं कभी कभी कोई कैरेक्टर ऐसा तो जो तेजी से बोलता है और कोई स्त्री पात्र है तो वह बहुत सहज भाव से बोलती है ना जी, वही अनुतान है। समुचित लय गति का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु को कहा जाता है, यही अनुतान है। आज के बाद भूलना मत, व्हाट इज अनुतान। ठीक है जी। 9वां प्रश्न है, वैज्ञानिकः किमर्थम कथयन्ति। ध्यान देना, वैज्ञानिक क्यों कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, चलिए फटाफट सेशन को लाइक करेंगे जी और थोड़ा सा बढ़ाएंगे सेशन को, आपकी जिम्मेदारी है। चलो जी बताएं जी, वैज्ञानिकः किमर्थम कथयन्ति। वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि शिशुभ्यः सह वार्तालापः महत्वपूर्णः, कि शिशुओं के साथ वार्तालाप महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि शिशुओं के साथ वार्तालाप महत्वपूर्ण होता है। बताओ जी। अयम तेषु स्मितम जय, उसमें वह प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। अयम अस्माकं प्रसन्नतां वर्धयति, वह हमारी प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। अयम भाषायाः ध्वनि शिक्षणम आरभते, इससे जो है उनसे भाषा की ध्वनियों का शिक्षण आरंभ करते हैं। अयम तेषां शब्दावली वर्धयति, यह तेषाम उनकी शब्दावली को बढ़ाते हैं। प्लीज मेरे डियर स्टूडेंट, जो नए छात्रों के सेशन को लाइक करते हुए शेयर करते हुए आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय छात्रों, लाइक करो, शेयर करो। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन ई लर्निंग यूट्यूब पर। मेरे प्रिय छात्रों, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बिल्कुल, यह भाषा के ध्वनि का शिक्षण का आरंभ करते हैं। भाई, शिशुओं से साथ वार्तालाप करना चाहिए, बालकों से बात करनी चाहिए। यह बात क्यों सही है? मेरे जितने भी छात्र हैं सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। सभी ने कहा है सी, वाह वाह वाह, क्या लल्लन टाप उत्तर किया। तो आपके लिए हमें और आपके लिए हमको देना पड़ेगा इधर से, है ना जी, जो भी छात्र हैं। चलो जी, जो भी छात्र हैं सभी से निवेदन है, प्लीज सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जी चलो जी। यह भाषा की ध्वनि का शिक्षण से आरंभ करते हैं। कैसे? ध्यान देना, शिशु को यह ज्ञान नहीं होता कि कोई वस्तु क्या है, परंतु जब वह किसी वस्तु से संबद्ध ध्वनि को सुनता है और उस वस्तु को देखता है तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि इस ध्वनि का उपयोग किसके लिए किया गया है। इस तरह से उसके मस्तिष्क में ध्वनि और वस्तु के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब शिशु छोटा होता है, जब बालक छोटा होता है, तो वह अब वो किसी वस्तु से इत्यादि इत्यादि से वह परिचित नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इसलिए कहा जाता है कि बालक, ध्यान देना, अब जैसे बालक छोटा है, आप घर में आप देखते हो कि मम्मी बोलो मम्मी, मम्मी, पापा पापा, ऐ भैया बुआ है, भैया बोलो बुआ। तो ई क्या है, यही क्या है, उनसे वार्तालाप करना उनके शिक्षण का आरंभ करता है। वो ध्वनियों को सुनेगा, वह भाषा की ध्वनियों के शिक्षण का आरंभ होता है। भाषा की ध्वनि, जो भाषा की ध्वनि है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, बुआ कौन, ये तुम्हें मौसी बेटा, मौसी है, इनको मौसी बोलो, तो ऐसे वो बबलाता है ना जी। तो वही क्या है, वही है, वह ध्वनियों को सुनता है तो वह धीरे उसका ध्वनियों से उसका संपर्क स्थापित होता है। तो बिल्कुल आपका सी इज द राइट आंसर। इसीलिए वह भाषा की ध्वनि का शिक्षण आरंभ करता है जब बालक शिशु छोटा होता है तब। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, चलो बोलो। जितने छात्र हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, बढ़ाते रहो, देखते रहो। जो भी छात्र मुस्कुराते हुए हंसते हुए उत्तर करेंगे, जो भी छात्र हैं, बहुत बढ़िया। हाँ 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 मेला बेटा है, समझे तू आ गए है, फॉर्म में आ गए। उपचारात्मक शिक्षण, रेमिडियल टीचिंग, अब पता नहीं क्या अंग्रेजी में लिखा है,
बना लेना जी। छात्राः स्वनिष्पादन उन्नतये सहायम लभन्ते। छात्र अपने निष्पादन की जो वह निष्पादन कर रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है, उसके उन्नति में वह सहायता प्राप्त करता है। या छात्राः अतिरिक्त अंकम लभन्ते कि उत्पादात्मक या सॉरी उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक जो छात्र है वह अतिरिक्त अंक प्राप्त करता है। या छात्राः उत्तरम दातुम प्रश्नाः प्रदीयन्ते। छात्र को उत्तर देने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। या फिर अध्ययनाय छात्राणाम उत्साह वर्धनम भवति। अध्ययन के लिए छात्रों में उत्साह वर्धन होता है। जल्दी बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, लिख के बोलेंगे सभी छात्र। आपका संस्कृत चंद्रा की इस क्लास के लिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सभी से निवेदन है, प्लीज सेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपके होने से एक ऊर्जा मिलती है ना जी। जल्दी बताएंगे, वाह वाह वाह, जल्दी बताओ जो भी छात्र है कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या छात्र अपने स्वयं के निष्पादन में उन्नति में सहायता प्राप्त करता है। तो बहुत सारे छात्रों ने बहुत अच्छा सा प्यारा सा आंसर किया है, तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं। सभी ने कहा है ए इज द राइट आंसर। तो अगर आपने कहा है ए तो बहुत अच्छा उत्तर किया है और मेरी तरफ से आपको मिलता है एक प्यारा सा थम, क्योंकि उत्तर बहुत लल्लन टाप आया है आप सबका। ऑल द बेस्ट। कहते हैं उपचार अपने निष्पादन की उन्नति में वह सहायता प्राप्त करता है। ध्यान देना, हो सकता है निदान मतलब बालक जैसे आपको मैं सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके बाउंस जा रही हो। मैंने पढ़ाया अनुतान क्या होता है मैंने बताया, हो सकता है आपने न समझ पाया हो। फिर उसके बाद क्या होता है, आप फिर जब आप पता चला कि भाई निदान किया गया कि आपको ये अनुतान समझ में नहीं आया, उसके बाद फिर से आपको हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं दूसरी विधि के माध्यम से। तो वो या हो सकता है आपको हम एक पद्य सुना दें, एक गाना सुना दें, उसके बाद उसमें हम आरोहण अवरोहण करके सिखा दें, तो आप सीख जाओ। तो अपने निष्पादन की उन्नति में वह सहायता प्राप्त करता है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर क्या है। अजी ये दिल मांगे मोर इत विज्ञापन वाक्यम कस्य उदाहरणम। चलो बोलो, जल्दी बोलो, ये दिल मांगे मोर। तो चलो ये दिल मांगे मोर, तो बिल्कुल हम भी आपसे मांगे मोर। हाँ जी, तो अब बताओ इसमें हम भी आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाइए, और क्या चाहते हैं जी। हाँ, बहुत बहुत सा गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाएं, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर। चलो बताओ जो भी छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। ध्यान देना, दिल कोड व्यत्यय है, कोड स्विचिंग है, अनुतान है, तो ये तो नहीं है भाई। सहसंबंध कोलोकेशन है, संध्यक्षर। अच्छा प्रश्न है ये, दिल मांगी मोर। बोलो बोलो भाई कौन सा, जल्दी बोलो। सी इज द राइट आंसर बता रहे हैं। हाँ जी कोड बता रहे हैं जी, बहुत अच्छा है। 11वें का एकदम लल्लन टाप, हंसते हुए मुस्कुराते अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ उत्तर करोगे, जिम्मेदारी आपकी है ना जी। लाल पीले हरे नीले बैगनी वाले हृदय के साथ उत्तर करो, जिम्मेदारी आपकी है। बाकी तो आओ इधर देखते हैं दिल मांगे मोर। ये मेरे प्रिय छात्रों अगर आप उत्तर करोगे, अगर आपने कहा है इसमें जी बिल्कुल कोड होगा जी, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। मेरे प्रिय छात्र ध्यान देना, अगर ये दिल मांगे मोर, अगर यह ये क्या है, कोड व्यत्ययम है, कोड स्विचिंग है। क्या है जी, कोड स्विचिंग है। बिल्कुल आपका ए इज द राइट आंसर है, एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है। ये दिल मांगे मोर, इसमें जो मोर शब्द है वह अंग्रेजी का है, हाँ ये दिल मांगे हिंदी का है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एक ही वार्ता में हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वही उसी में जैसे हम कहते हैं बहुत सिंपल है, अब इसमें सिंपल शब्द प्रयोग हो रहा है जो कि अंग्रेजी का है, बहुत जो कि आपकी हिंदी का है। तो अभी एक कोड व्यत्यय होता है, कोड स्विचिंग होता है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी इसके बारे में आगे हम कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं, उसमें हम समझा देंगे कोड व्यत्यय क्या है, ठीक है जी। धारा प्रवाह पाठका भवितुम न अर्हन्ति एतत् पठनस्य किम प्रकारकम निर्दिशति, कि ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें धारा प्रवाह पठन पाठक भवितुम न अर्हन्ति, जिससे हम धारा प्रवाह पाठक नहीं होने योग्य नहीं है, या पठन का कौन सा प्रकार की ओर निर्दिष्ट करता है। जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं जी। चलो बताओ, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक बताओगे। हाँ जी, चुप पे उत्तर खींच के मार देंगे, बता देना, चुप पे उत्तर करो। हाँ जी बताओ, बहुत अच्छा उत्तर करें। अगर आप कह रहे हो द्रुत पठन, द्रुत वीक्षण, ये सब तो है
क्या है जी? धारा प्रवाह पाठन होते सघन पठन, तो विस्तृत पठनम। जब हम विस्तृत पठन करते हैं तब हम धारा प्रवाह पाठक होने के अर्ह मतलब योग्य नहीं होते हैं। अगर हम विस्तृत पठन कर रहे हैं तो हम धारा प्रवाह पाठक होने योग्य नहीं होते हैं। आपका बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने कहा है डी और जिन्होंने कहा है ए, अपना मुंह देख ले। बड़े आए, बड़ा सा मुंह, आंखें इधर लुकुर लुकुर करके देखो, ई देखो, बड़े आए है। लो कर लो बात, लियो। हम आज बाल की बड़ी समस्या है सिर पे बाल, लेकिन हम गंजा नहीं करते हैं, खलवाटा नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। सुधा महोदया स्वच्छात्रान एवं अनुच्छेद लेखनाय प्रकरण प्रदाति। ध्यान देना, एक सुधा महोदय हैं, शिक्षिका हैं, अपने छात्रों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए एक प्रकरण देती हैं। जैसे मैं अगर आपको एक प्रकरण दे दूं कि आप इस पे एक अनुच्छेद लिखो, एक शीर्षक दे दूं कि इस पे एक अनुच्छेद लिख डालो। अयम लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणम अस्ति। यह लेखन की गतिविधि किसका उदाहरण है? जल्दी बताओ, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। जैसे मैं आपको एक टॉपिक दे दूं, एक शीर्षक दे दूं कि आप इस पर लिखो, एक अनुच्छेद लिख डालो, तो अब ये कैसा लेखन के प्रकार में आता है? जल्दी बताओ। बतियाओ नहीं तो तुमको ना उठाए के हम पटकेंगे, कूटेंगे। बता दें, ऐसे कूटेंगे पेन से। बतिया रहे हैं, यहां अनुतानम कर रहा हूं मैं, यहां हम लेखन बता रहे हैं, ये आपस में बतिया पड़े, खींच के मार देंगे, लगेगा बहुत। बता दें, चुप पे उत्तर तो सासू मां से बता देंगे कि आते हैं यहां बतियाने, सासू मां से बतिया लिया करो बैठ के, है ना। बड़े आए, चलो बताओ। बतिया रहे हैं, मारे खींच के। सुधा महोदय अपने छात्रों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। अब बताओ वो कैसा लेखन होगा? अगर उत्तर गलत किए तुम्हारा मुंह बना देंगे, बता दे रहे हैं। अगर उत्तर गलत किए तुम लोग तो हाँ जी, बहुत खूबसूरत उत्तर कर रहे हैं जी, बहुत ही लल्लन टॉप। बड़े आए, इधर आओ। कह रहे हैं स्वतंत्र रचना इज द राइट आंसर, फ्री रीड कंपोजिशन। बहुत अच्छा उत्तर, वाह वाह मेरे छात्रों, क्या बात है। बहुत ही अच्छा उत्तर कर रहे हैं जी आप लोग। सच्ची बताने आपको तो इधर से हमको एक अच्छा स्तंभ हृदय ले, हमारे तरफ से भी हृदय ले जाओ, ढेर सारा जी। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। स्वतंत्र रचना होगी, फ्री रीडिंग होगा, फ्री कंपोजिशन होगा, सॉरी फ्री राइटिंग, फ्री कंपोजिशन होगा, वह एक स्वतंत्र रचना के अंतर्गत आती है। हाँ, अब ध्यान देना, जैसे आप कोई अनुच्छेद, जैसे आपको मैं दे दिया कि भाई दीपावली के विषय में लिखो, आपके शिक्षिका ने आपको दिया कि भाई दीपावली के विषय में लिखो। अब आप दीपावली एक शीर्षक पा गए, अब आप उस पे अपने मन से स्वतंत्र हैं। आप जो मन कहे, जैसे मन कहे, जितना कुछ जानते हैं, जितना भी रचनात्मकता आपके अंतर्गत है, सारी चीजें वहां पर लिखते हो। तो वो होता है, कोई उस पर जोर दबाव नहीं होता है आपके ऊपर। वह क्या होता है? फ्री कंपोजिशन होता है। जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हो, हाँ जी, पत्र लेखन भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे आप पत्र लिख रहे हो, अपने चाहने वाले को लिख रहे हो, माना चाहने वाले को पत्र लिख रहे हो, तुम्हारी बड़ी याद आती है, जब से गए हो तब से खाए नहीं है, सोए नहीं है, रोए जा रहे हैं, आंखी से आंसू, आंखी से गंगा जल गिर रहा है। तो क्या ये अपने पिताजी से पूछ के लिखते हो कि पापा ये बताओ हम ऐसे लिखें, मार्गदर्शित लेखन होता है? जी नहीं, आप फ्री होते हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, व्हाट्सएप में भी आप फ्री हो, आपका अपने स्वभाव है, अपने स्वभाव आपका फ्री है। आप चाहो तो जो उनको लिख रहे हो, भेज रहे हो, हाँ, रिप्लाई आ रहा है, तो क्या है? पत्र लेखन हुआ, अनुच्छेद लेखन हुआ, ये सारी स्वतंत्र रचना के अंतर्गत आते हैं, यह फ्री कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है जी, एकदम राइट आंसर बी इज द लल्लन टॉप उत्तर किया है। तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। और ज्यादा हंसो मुस्कुराओ, खींच के मार देंगे तुमको। ये जो हरी वाली स्माइली ऐसे मुंह फाड़ के भेजते हो ना, इससे बड़ा डर लगता है। हरे से देखो तो हाँ जी, बढ़िया अंतिमा दो भी खींच के मारेंगे। जल्दी आओ, अगला प्रश्न है। स्वालेले को लिखा है कि अंत में स्वतंत्र लेखन में निबंध दैनंदिनी, सुन लो, लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे फ्री कंपोजिशन, स्वतंत्र रचना से संबंधित प्रश्न आ गया, अगर ऑप्शन में ऐसा दिख गया तो सही कर देना। क्या कहते हैं? स्वतंत्र रचना निबंध, आप कहीं कह रहे हैं निबंध लिख रहा है तब भी आप वही हो, दैनंदिनी में लिख रहे हो, अनुच्छेद लिख रहे हो, सारांश की गणना हो रही है, ये जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है, जो उनके लेखन कौशल और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो कुछ है, जैसे अगर कहीं कहा जाए निबंध लिख रहा है, कहीं कहा जाए अपनी दैनंदिनी लिख रहा है, कहीं अनुच्छेद लिख रहा है, कहीं सारांश लिख रहा है और कहीं पत्र लिख रहा है, हमारी तरफ से जोड़ लो, तो वह कैसी रचना होगी? वह स्वतंत्र लेखन रचना कहलाएगी। याद रखना, स्वतंत्र रचना कहलाएगी। थोड़ा सा और बढ़ाएं, जो भी छात्र हैं
प्लीज सेशन को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, और थोड़ा सा जी। जितने छात्र हैं मेरे छात्रों, निवेदन बस इतना है जी, बढ़ाते रहो और आ जाओ। जो जितने लोग ग्रुप पे बतिया रहे हो ना, जो चुप पे चले आओ, बता दे रहे हैं। हाँ, बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। समझ गए होंगे स्वतंत्र रचना के बारे में, स्वतंत्र लेखन के बारे में, मुझे विश्वास है। और लाइक अभी तक जिन छात्रों ने नहीं किया, बहुत कम छात्रों ने किया, प्लीज निवेदन है कर दो जी। आशा महोदया कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम अभ्यासम करोति। ध्यान देना, एक शिक्षिका है आशा महोदया, वो अपनी क्लास में क्या कर रही हैं, जो निगेटिव सेंटेंस है, निषेधात्मक वाक्यों का अभ्यास करोति कर रही है। सा छात्रान, वह छात्रों को एकम वाक्यम प्रतिदाति, वह छात्रों को एक वाक्य देती है। छात्र अपेक्षिते, और छात्रों से वह अपेक्षा करती है यत मतलब कि ते अस्य निषेधात्मकम रूपम कथेयु, कि वह उस सामान्य से वाक्य का निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। आशा महोदया स्वकक्षायाम किम अंगी करोति। आशा महोदय अपनी क्लास में क्या अंगीकार कर रही हैं, फिर से सुन लो। एक शिक्षिका है, वह अपने छात्रों को क्या कर रही है, निषेधात्मक निगेटिव वाक्य जो है अभ्यास करा रही है। फिर क्या होता है, फिर वो जो अपने छात्रों से अपेक्षा करती है कि वो उसका निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे, कहेंगे। इसके लिए वो क्या कर रही है, छात्रों को एक सामान्य सा वाक्य दे रही है। ठीक है जी। सा छात्रान एकम वाक्यम प्रददाति, वह छात्रों को एक वाक्य देती है और उनसे अपेक्षा करती है कि वह उसका निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे। तो यह पुनरावृत्ति अभ्यास है, रूपांतरण अभ्यास है, या समापन अभ्यास है, या प्रतिस्थापन अभ्यास है। चलो बताओ, फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो और बताओ कौन सा सही है मेरे प्रिय। जल्दी जल्दी बोलो जी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उत्तर करेंगे। बी बता रहे हैं जी, बिल्कुल यह रूपांतरण अभ्यास है। उसको एक वाक्य दिया गया जो कि सामान्य वाक्य था, फिर उसने उसको रूपांतरित करके निषेधात्मक वाक्य में बदला, तो यह रूपांतरण अभ्यास कहलाएगा। बी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। इसमें शिक्षिका छात्रों से निषेधात्मक वाक्यों का अभ्यास कराती है, उसके बाद छात्रों को सामान्य वाक्य प्रदान करते जिन वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में कहना है। अर्थात सामान्य वाक्यों को, ये ध्यान देना, सामान्य वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में परिवर्तित करना है, जो कि रूपांतरण अभ्यास का उदाहरण है। समझे कि नहीं समझे? इसमें सामान्य वाक्य को किसी विशेष वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, जैसे सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना। इसमें वाक्य में कुछ परिवर्तन के साथ वह वाक्य बन जाता है जिस रूप में हम उसको, ध्यान देना, कुछ नहीं, एक सामान्य सा वाक्य है। अगर आप उसको कहा जाए इसको प्रश्नवाचक बनाओ, कहा जाए इसको निषेधात्मक बनाओ, विस्मय बोधक बनाओ, तो वही जो आप सामान्य वाक्य से चेंज करके अन्य वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं, वही है रूपांतरण। मतलब ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है क्लास में? रूपांतरण का अभ्यास कहलाती है। आई बात गई समझ में? जैसे आप अंग्रेजी पहले शुरू में पढ़े होंगे तो कहते हैं कि ही गोज है, अब इसका जो है निगेटिव सेंटेंस बनाओ। तो ये चीजें होती हैं। बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, फटाफट बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। अली महोदय पति पत्नियों हो दैनिक वृत्तम आधृत एकम ध्वन्यंसम संचालयति। अली महोदय हैं, अपनी पति और पत्नी जो हैं दोनों लोग दैनिक वृत्तम मतलब जो आप उनकी दिनचर्या है को लेकर एक ध्वनि का अंश संचालित करते हैं। तत्पश्चात सह छात्र श्रुतम ध्वन्यंसम आवृत्य सत्यम असत्यम इति विभज्य, फिर उस सुनी हुई ध्वनि को अंश को वो क्या है, सत्य और असत्य, इसमें विभाजित करके एक कार्यपत्रक जो है छात्रों को प्रददाति, छात्रों को देते हैं कि आप उसमें सत्य और असत्य बताना है। अली महोदय छात्राणाम केन कौशलम दृढ़यति। अली महोदय छात्र के किस कौशल को दृढ़ कर रहे हैं? हाँ जी, मोची से सिलवा लो, सही कह रहे हैं जी। वाह वाह वाह, रजत कुमार सिंह जी, समर कनौजिया जी, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह, मोची दिल भी सिलता है क्या जी? है बड़े बताओ, वाह वाह, क्या बात है भाई जी। हैं, मोची दिल भी सिल रहा है। अरे वाह, तुम्हारा दिल का हुआ जी? है खींच के मार देंगे समरकन हो जी, मोची के पास दिल सिलवा रहे हैं जी। हैं, यह आपका श्रवण कौशल है। हाँ, ध्यान देना, ध्वनि अंश को श्रुतम बार बार सुनने की बात की गई है। हाँ, हो सकता है जैसे किसी ध्वनि, पति पत्नी के ध्वनि अंश को हम संचालित करते हैं, फिर हम छात्रों से पूछें या कुछ
उसको छात्र सुनते हैं और सुनते हैं तो मैं अब उनसे सत्य असत्य विभाजित करके छात्रों से मैं उनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। तो ये क्या है, तो अगर वह अच्छे से सुना होगा तो वह सत्य और असत्य एकदम सही वाला उत्तर करेगा, सही चीज बताएगा। तो मतलब उनका श्रवण कौशल, जैसे आपसे कहा जाए कोई कविता सुनाओ और कविता से प्रश्न कर लूं, तो ये क्या है, ये तो आपके श्रवण कौशल का मूल्यांकन होता कि आपने कितना बढ़िया सुना है। आई बात गई समझ में? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लो। द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में जो संरचना अच्छी तरीके से समाविष्ट होती है, द्वितीय भाषा याद रखना, द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में अभ्यासा पुनरावृत्ति के माध्यम से, अर्थपूर्ण अंतरक्रिया के माध्यम से, भाषाया अर्थपूर्ण स्थानांतरण के माध्यम से, पर्यवेक्षण अनुबोधन के माध्यम से। जल्दी बताएंगे। दूसरी भाषा का भाषा शास्त्रीय प्रयोग में उसकी संरचना को अच्छी तरीके से हम उसमें समाविष्ट करते हैं। जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं, मेरे प्रिय छात्रों जो भी हैं, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है भाई। थोड़ा सा और बढ़ाओ सेशन को, आपकी जिम्मेदारी, फटाफट इसको 700 प्लस ले जाओ, जिम्मेदारी आपकी है। उत्तर बढ़िया कर रहे हो बिल्कुल। अगर किसी ने कहा अर्थपूर्ण अंतरक्रिया के माध्यम से, एकदम राइट है। हाँ, अर्थपूर्ण द्वितीय भाषा का ये मतलब द्वितीय भाषा है तो मतलब इसका अधिगम हो रहा है, किसी विद्यालय में होगा, अधिगम हो रहा है। और अधिगम कहाँ होता है? औपचारिक रूप से होता है, किसी विद्यालय से में होगा, किसी शिक्षण संस्थान में होगा, जहां पर छात्र भी होंगे तो उनके अर्थपूर्ण अंतरक्रिया के माध्यम से। बिल्कुल इज द राइट आंसर, एकदम सही है, एकदम राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा उत्तर किया सभी ने। किसी भी भाषा को समझने में अंतःक्रिया व संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। परस्पर अंतःक्रिया द्वारा किसी भी भाषा को सरलता से समझा जा सकता है। समझे ना जी? तो ये है अंतरक्रिया का होना। कभी भी कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई भाषा सीख रहे हो, तो उसमें अंतःक्रिया का होना परम आवश्यक होता है। आई बात गई समझ में? बढ़ते रहो, चलते रहो मेरे प्रिय छात्रों। लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी अपनी है। चलो जी बताओ, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं शिक्षक तृतीय कक्षायाः छात्रान् निर्दिशति। शिक्षक तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देश देता है, एवं ते प्रदत्त कार्यान् अनुसरन्ति, और उसी प्रकार वो दिए हुए कार्य का अनुसरण करते हैं। अध्यापकः अंगीकरोति, अध्यापक क्या अंगीकार कर रहा है? शिक्षक तृतीय कक्षा का है के छात्रों को निर्देश दे रहा है, ठीक है जी, कि दिए हुए कार्य का अनुसरण करें। हाँ, एवं ते, उसी प्रकार जिस प्रकार निर्देश दिया गया है उस एवं ते, और उसी प्रकार वो दिए हुए कार्य का अनुसरण भी करें। अध्यापक क्या अंगीकार कर रहा है? जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे या कोई शिक्षक हो अपनी क्लास में, वो छात्रों से कहे, भाई साहब ये ऐसा करो, जाके वहां से ये विषय वस्तु ले आओ, या पाठ्य सामग्री ले आओ, या इस कविता को का वाचन करके सुनाओ, या आप लोग आपस में कोई नाटक पढ़ा रहे हैं तो आपस में संवाद करके दिखाओ, और छात्र उसका अनुसरण कर रहा है। तो बताओ यह क्या है? संरचनात्मक उपागम है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम है, ग्रहणशील शिक्षण उपागम है, रचनावादी उपागम है। जल्दी बोलेंगे जो भी छात्र हैं, लाइक करते हुए शेयर करते हुए बोलेंगे, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। आगे बढ़ते रहो, चलते रहो जी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं।
आवाज जी, चलो बताओ, बताएंगे। सस्वर पठन किया मुख्य रूप से कनिष्ठ मतलब छोटे छात्रों के साथ। आप जानते होंगे जो छोटी क्लासेस होती है, कभी अपने आप बालक को ले गए हों, कभी कभी आप वहां छोड़ने गए हों, तो जब उनकी जो क्लासेस चलती हैं उसमें पोएम्स होती हैं, इवन वर्णमाला भी गा गा के सुनाए थे। वहां पे ज्यादातर सस्वर पठन का जो छोटी क्लासेस होती है, सीएमएस है, जहां बालक पढ़ रहा होता है, वहां पे आपको गा गा कर स्वर के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि बालक जल्दी इंटरेस्ट ले और जल्दी सीखे। वहां पे सीरियस होके नहीं, वहां हमेशा और हमेशा सस्वर के साथ, सस्वर पाठन के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा गा गा के, अभिनय के माध्यम से, समझे ना जी, अभिनय के माध्यम से और गा गा कर कविता के माध्यम से छात्रों को छोटी क्लासेस में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। वही सस्वर पठन के हमेशा छोटे साथ कनिष्ठ छात्र ही है ना जी, बिल्कुल राइट आंसर है। नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थयति, नॉम चॉम्स्की महोदय क्या समर्थन करते हैं, फटाफट बताएंगे जो भी छात्र हैं। भाई थोड़ा थोड़ा और सेशन को बढ़ाओ, जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप संस्कृत चंद्रा के लर्नर हैं तो आपका बहुत स्वागत है। ये डेली बेसिस पे आपका सुपर 30 का जो सीरीज चलता है, सुपर 30 का सीरीज, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, है ना जी, सुपर 30 सीरीज। चलो ये बताओ, बाला त्वरित भाषा या भाषा अधिग्रहण, भाषा जो है बालक त्वरित भाषा का अधिग्रहण करते हैं। भाषा अधिग्रहण से एकम एवं प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते, भाषा अधिग्रहण का एक ही प्रतिमान सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। भाषा विकासा अधिकांश बालेषु एकस्मिन् एव वयोसि घटति, कि भाषा विकास जो है अधिकांश रूप से बालकों में एक ही आयु में, वयस मतलब एक ही आयु में घटित होता है। या भाषा केवलम एवं शिक्षणीय न तो उपार्जिता, कि भाषा केवल शिक्षणीय है ना कि उपार्जित होती है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो जितने छात्र हैं। सारे छात्र उत्तर करेंगे जो भी जुड़े हुए हैं, इसको कहेंगे बी इज द राइट आंसर। बालक जो है अधिग्रहण, एक ही अधिग्रहण में एकम एवं प्रतिमानम, एक ही प्रतिमान में सभी संस्कृतियों में, एक ही प्रतिमान सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। बिल्कुल, आप नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थन करते हैं कि बालक जो होता है वह अधिग्रहण का जो प्रतिमान होता है सभी संस्कृतियों में एक ही तरह, मतलब वो चाहे किसी भी संस्कृति का बालक हो, वह जो भाषा का अधिग्रहण करेगा, जो अर्जन करेगा, वह प्रथमतः अपने परिवेश से ही करेगा, है ना जी। और दूसरी चीज, वह हमेशा एक भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेता है। वो किसी भी भाषी क्षेत्र का हो, किसी भी सभ्यता, किसी संस्कृति का बालक होगा, वह हमेशा जब जन्म लेता है, जन्माद एव, वह जन्म से ही क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, एक भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेता है। इसीलिए आपका सी इज द राइट आंसर है। नॉम चॉम्स्की महोदयस्य इति सिद्धान्तः कथयति यत् वयं जन्मना एव भाषा प्राकार्यम अवबोधयितुं समर्था भवेयुः। नॉम चॉम्स्की महोदय यह सिद्धांत कहते हैं कि हम जन्मना एवं जन्म से ही भाषा के प्राकार्य का अवबोधन करने के लिए समर्थ होते हैं। बात तो सही है। इसको आप किस रूप में स्वीकार करते हो, चिन्ह भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, या आधारभूत शिक्षा, या अनप्रयुक्त विज्ञान? तो वेरी सिंपल, वेरी नाइस, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सभी लोग करोगे, बहुत बहुत स्वागत है सी जी। इसमें करें एक होगा, ये कौन कह रहा है एक होगा है? कह रहे हैं कि बालक त्वरित भाषा का अधिग्रहण करता है। अरे भाई, नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थित करते हैं जब बालक, ये जो बी वाला ऑप्शन है आपको यह बता रहा है, सार्वभौमिक व्याकरण को बता रहा है कि जो भी बालक अधिग्रहण करता है वह उनके लिए एकम एवं प्रतिमान सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते, एक ही प्रतिमान में सभी छात्र विद्यमान होते। मतलब कहने का सभी के अंदर, चाहे किसी भी संस्कृति का बालक हुआ, जब जन्म लेता है तो वह सार्वभौमिक व्याकरण के साथ। ठीक है जी, तो आपका बी सही है। तो यह बताइए नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं जी कि बी बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ग्रामर। बिल्कुल वह कह रहे हैं कि सीधे सीधे कि हम जन्म से ही भाषा के प्राकार्य का अवबोधन मतलब जानने में समर्थ होते हैं। यह क्या है? तो मेरे प्रिय छात्रों चुप्पे से उत्तर कर लेना। मेरे प्रिय छात्र, जो भी छात्र जुड़े हैं वह क्या बताएंगे? इसको बताएंगे कि सार्वभौमिक व्याकरण, है ना जी, यूनिवर्सल ग्रामर। आइए इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं कि चॉम्स्की महोदय के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए कहा था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण सभी मानव भाषाओं द्वारा साझा श्रेणियों संचालन, देख ले दीजिए,
सभी मानव भाषाओं द्वारा साझा श्रेणी संचालन और सिद्धांतों की सैद्धांतिक या काल्पनिक प्रणाली है और इसे जन्मजात माना जाता है। बिल्कुल बात सत्य है मेरे प्रिय छात्रों। तो आपका इसमें बिल्कुल आपका सार्वभौमिक व्याकरण इज द राइट आंसर, बाकी सब है गलत। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, ये आपका सीटेट का रिवीजन क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत की पेड क्लास को 7985789062 पर कॉल करके आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये कॉल करने का नंबर है संस्कृत चंद्रा का, ठीक है जी। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सावर्तते यस्याम विद्यार्थिना अन्य भाषा अधिगम पूर्वम आरंभा कुर्वन्ति। किसी भी बहुभाषिक शिक्षा की प्रक्रिया वह होती है, ध्यान देना बहुभाषिकता से प्रश्न है। बहुभाषिक शिक्षा की प्रक्रिया वह होती है जिसमें विद्यार्थी अन्य भाषा अधिगम पूर्वम, अन्य भाषा के अधिगम के पहले आरंभ करता है। किसमें? अपनी तेषाम उनकी मातृभाषा में, द्वितीय भाषा में, चिन्ह भाषा में या बहुभाषा में। जल्दी बताएंगे कि अन्य भाषाओं को, बहुभाषिक क्लास है, उस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी जो है अन्य भाषाएं जो होती हैं उसके अधिगम, उसको सीखने के पहले वह किसमें आरंभ करता है। जल्दी उत्तर करेंगे, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे जी कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों को पहुंचाएंगे, जिम्मेदारी आपकी है। तो कहोगे भाई तब वह मातृभाषा सबसे पहले आरंभ किसमें करता है। ध्यान देना, बहुभाषिक कक्षा में कई बार यह प्रश्न आया है कि सबसे पहले बालक अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है, उसके बाद अन्य भाषा सीखने के पहले वह अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर है, एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। फटाफट सुपर 30 की सीरीज है, छोड़ेंगे नहीं। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया वह है जिसमें विद्यार्थी अन्य भाषा के अधिगम से पूर्व उनकी मातृभाषा से अधिगम आरंभ करते हैं। सभी बालक विद्यालय शिक्षा को मातृभाषा गृह भाषा में आरंभ करते हैं, जिससे वे विषय को सरलता से समझ जाते हैं। वही है, बाकी सीधे सीधे सबसे पहले वह पूर्व में मातृभाषा सीखता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चौमस्की महोदय से सहजा तत्वेन योग्यता इति पदावली अस्ति। सहज तत्व की योग्यता, यह पदावली क्या है? भाषा अधिग्रहण की युक्ति है, सक्रिय अनुकूलन है, वास्तविक शिक्षण है, सामाजिक शिक्षण है। चौमस्की महोदय यह जो कहते हैं कि भाषा सीखना वह सहजात योग्यता होती है, यह पदावली क्या है? जल्दी बताएंगे, सारे के सारे छात्र उत्तर करेंगे। जो भी जुड़े हैं सेशन को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या खुशी जी, सभी छात्रों का बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। लाइक करते अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ उत्तर, लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ उत्तर करोगे सभी के सभी छात्र। सहजात योग्यता क्या कहती है जी? भाषा अधिग्रहण युक्ति, हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चौमस्की महोदय जो प्रतिपादित करते हैं वह भाषा अधिग्रहण युक्ति नामना प्रतीयते अस्तु, LAD है ना जी। यहाँ इसको LAD लिखा हुआ आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो भाषा अधिग्रहण युक्ति है। चौमस्की महोदय कहीं नाम आ जाए तो LAD भाषा अधिग्रहण युक्ति, और इसी को कहीं कहीं भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र कुछ भी लिखा रहे, भाषा अधिग्रहण यंत्र लिखा है तब भी वही, युक्ति लिखा है तब भी वही। ठीक है जी, बिल्कुल आपका एकदम राइट आंसर है ए। तो दो तीन शब्दावलियां हैं कि कहीं भाषा अधिग्रहण LAD भाषा अधिग्रहण युक्ति का नाम आ गया तो क्या करोगे जी? वहां पर हमारे प्रिय छात्रों उसका संबंध चौमस्की से होगा, भाषा अर्जन से होगा, भाषा अधिग्रहण से होगा। प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति, पहली भाषा अधिग्रहण कैसी होती है? छात्र से सचेत प्रयास होती है, एक विद्यालय गतिविधि के अंतर्गत होती है, प्रशिक्षण से संपादित होती है, नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। प्रथम भाषा की वेरी सिंपल है, अगर आपने चौमस्की को पढ़ा है तो एकदम एकदम बिल्कुल 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 उत्तर बढ़िया करोगे। जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का मेरे प्रिय छात्रों। उत्तर करेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं, तभी तो कहते हैं आप हैं सबसे बेहतर, चूंकि आपका आंसर बहुत ही लल्लन टाप आता है। सेशन को बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तो देखिए जी, ये जो तीन गतिविधियां हैं ऊपर की तीन, ये तीनों भाषा अधिगम को बता रही हैं। किसको बता रही हैं? भाषा अधिगम के विषय में आपको प्रेरित कर रही हैं। ये क्या है? भाषा अधिगम है। हमेशा भाषा सीखने का जो सचेत प्रयास होता है वह भाषा अधिगम होता है। एक प्रमुख जो विद्यालय में सीखते हो गतिविधियों के, वो भी भाषा अधिगम होता है। जो प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हो वो भी भाषा अधिगम होता है। लेकिन जो नैसर्गिक होता है, जो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक,
हाँ, मानव मस्तिष्क में पहले से जो निहित है, स्वाभाविक है, वो क्या है? वह भाषा अधिग्रहण कहलाता है। वह कैसी होती है, किसकी विशेषता है? यह भाषा अधिग्रहण की विशेषता है। अधिग्रहण को ही अर्जन कहते हैं। ठीक है ना जी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। आगे बढ़ लो, आगे चल लो। कहते हैं कक्षायाम पत्र यत्र बालाः स्वमातृभाषया आरभन्ते तदुन अन्य भाषाः शिक्षन्ते एतादृशी कक्षा किम कथ्यते। आप सब लोग जानते हो इसके बारे में, जल्दी बता दो, फटाफट बताओ, शेयर करो, लाइक करो। जो नए छात्र हैं प्लीज उनसे निवेदन है, सेशन को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, बढ़ते रहो। जो भी छात्र हैं जी बताएंगे इसमें कौन सा सही, फटाफट की किसी भी बताओगे। अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हैं, उसके बाद अन्य भाषाओं का शिक्षण करते हैं। यह क्लास तो आप सब लोग जानते हो, यह बहुभाषिक कक्षा कहलाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर किया, बहुभाषिक कक्षा के रूप में जानी जाएगी। अभी अभी आपने पढ़ा है, मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को जो सीखते हैं वह बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। आगे चलो फटाफट जी। यदा एकम एवं कथित विचाराम औपचारिक वाक्य के माध्यम से अनौपचारिक वाणी के माध्यम से हम उत्क्रमित करते हैं, यह भाषिक वक्ता प्रयासा करोति। इस यह जो जब हम औपचारिक वाणी के माध्यम से उसको हम अनौपचारिक वाणी के माध्यम में उसको हम उत्क्रमित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, एक भाषी वक्ता का प्रयास, इसको एक भाषी वक्ता प्रयास करता है। यह क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान, कोड वित्त, कोड सम्मिलन, बोली, यह भाषा प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्र, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में उत्तर करेंगे जी। क्या है इसको उत्तर करने के पहले आप यहां देख लो, कोड व्यत्यय का अभिप्राय क्या होता है? पीछे भी आया है, अभी भी सुनो, ये दिल मांगे मोर में आया था ना जी। किन्हीं दो भाषाओं के मध्य वार्तालाप करने के लिए एक तरह का अभ्यास है जो कि किसी विचार को दो से अधिक भाषाओं में समझने की विविधता प्रदान करता है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों, हाँ, मिक्सिंग, जहां वक्ता किसी विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है। जैसे आप देखे होगे प्रोफाइल पे फोटो कहते हैं स्विच कर दो, है अकाउंट स्विच होता है, मतलब चेंज हो जाता है। वैसे यहां पर भी है, किसी वक्ता किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है, जिसे उस भाषा के एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जो उस भाषा का व्याकरण है, जिसके नियमों की वही चीज है। कुल मिला के सीधे इसमें किसी मुख्य विचार को विभिन्न भाषाओं में बहुत लोगों को बताने हेतु अनौपचारिक भाषा माध्यम से परिवर्तित किया जाए। बात बहुत सही है। जैसे कोई चीज है, कोई एक ही वाक्य है, उसको किसी को हम हिंदी में बता रहे समझ जा रहा है और किसी को अंग्रेजी में, तो यही क्या है? कोड स्विचिंग है। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल इसमें आपका कोड व्यत्यय हवी इज द राइट आंसर। जब औपचारिक से अनौपचारिक वाणी से हम बोलते हैं, उसको उत्क्रमित करते हैं, वो कोड स्विचिंग कहलाएगा, कोड व्यत्यय कहलाएगा। बिल्कुल आपका राइट है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। निम्नलिखितेषु किम प्रामाणिक सामग्री रूपेण स्वीक्रियते। कौन सी प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीक्रियते, ना स्वीकृति, ना स्वीकृत, नहीं स्वीकृत है। कौन सा है इसमें जो प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकृत नहीं है? भाई थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाओ। सी नहीं है जी रेणु जी, बिल्कुल कोड मिक्सिंग नहीं है, वो कोड व्यत्यय है। स्विच करना, चेंज करना, परिवर्तित करना, वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है जी, आई बात गई समझ में? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरे प्रिय छात्रों, प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकृत है, जल्दी बताएंगे। स्वीकृत, ना स्वीकृति, नहीं स्वीकृत है, जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं। बहुत अच्छे जी, जितने छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ध्यान देना, समाचार पत्रार व्यंग्य चित्रम पत्रिकायाम समाचार पत्रम प्रसिद्ध लेखकस्य लघु कथा या पाठ्य पुस्तक लेखकेन जलवायु परिवर्तनम लिखिता लेखा। अब बताओ, फटाफट उत्तर करो जो भी छात्र हैं मेरे प्रिय छात्र। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, उत्तर आपको करना है। ये लोग कह रहे हैं प्रामाणिक सामग्री के रूप में किसको, अगर हमारी पिछली क्लास आपने किया तो उत्तर इसका सही करोगे प्राची त्रिपाठी जी। जो भी हैं, अंशिका शुक्ला जी 26 का सी बता रही हैं, गलत कह रही हैं जी अंशिका जी। पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखी हुई जलवायु परिवर्तन का लेख यह प्रामाणिक सामग्री नहीं होता। इसमें छोटी कथा, लघु कथा की बात आ गई है। ध्यान देना, लघु कथा लिखा है तो यह भी, तो ये तीनों क्या हैं? यह प्रामाणिक सामग्री हैं, तीनों प्रामाणिक सामग्री हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तीनों जो हैं आपकी प्रामाणिक सामग्री में आती हैं। प्रसिद्ध लेखक को मत, यहां लघु कथा ना लिखा होता तो कोई पाठ होता, कोई पुस्तक होती तब हो जाता, लेकिन लघु कथा है अतः यह प्रामाणिक सामग्री है। लेकिन पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा जलवायु परिवर्तन का लेख, यह क्या है? आपका प्रामाणिक सामग्री रूप में स्वीकृत नास्ति। आगे आओ,
आगमन विधौ, आगमन विधि में क्या होता है? गुरु वस्तु लघु वस्तु, भारी से छोटी वस्तु की ओर, कठिन से भिन्न की ओर, या परिचित वस्तु से अपरिचित प्रति गच्छति, या अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन विधि में क्या होता है? फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट बता दो जी। जो भी छात्र हैं चलिए फटाफट बताएंगे और शेयर करेंगे। आज आपकी उपस्थिति थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं जी, जल्दी आओ, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो। मेरे प्रिय छात्रों, आगमन विधि में क्या होता है? हम परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु की ओर जाते हैं। कहने का मतलब बस इतना है, जैसे जिस परिचित वस्तु से मतलब है उदाहरण, मतलब जिससे आपका संज्ञान पहले से है, आप जिसको जानते हो, है ना जी। तो वो क्या है? जैसे आपके सामने पहले हम लाल किला दिखा दें तो आप उसको देखकर परिचय आ गए। अब उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हो, वो बाद में बताए, उससे आप अपरिचित हो, तो वो क्या है? उदाहरण के माध्यम से हम नियम की ओर कुल मिला के जा रहे हैं, या हमें आगमन विधि की ओर द्योतित कर रहे हैं। आगमन विधि का एक नाम और है अधिष्ठापन विधि। क्या बोलते हैं इसको? संस्कृत में लिखा हुआ आया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार इसको हम अधिष्ठापन विधि की नाम से भी जानते हैं। कहीं लिखा हो अधिष्ठापन विधि तब भी आगमन विधि होता है, कहीं लिखा हो आपका आगमन विधि, उसका भी मतलब आगमन विधि होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सी इज द परिचित से अपरिचित की ओर आगे बढ़ते हैं। निकटस्थ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट परिचय इति अवधारणा केन संबद्धा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर करो जल्दी से, बताओ जी मेरे प्रिय छात्रों। चंदा कुमारी जी, बेबी रानी का किचन, अरे बाप रे, किचन वालों बहुत स्वागत है। गायत्री कुमार जी, हाँ कभी कभी हो जाते हैं, संडे ऑफ रहता है, लेकिन आज हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारिकवादी सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उत्तर करो फिर बताएं। बहुत अच्छा उत्तर किया है, ए प्रॉक्सिमल, बिल्कुल सामाजिक संस्कृत या वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की कौन है जी? वाइगोत्स्की। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की के महोदय के द्वारा बताया गया है ना जी। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, है ना जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, तो आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो जी। लास्ट प्रश्न है, द्वितीय कक्षा या छात्रे जतिन श्रवणे काठिन्यम अनुभवति। कोई दूसरी कक्षा का छात्र है जिसका नाम जतिन है, वह श्रवणे सुनने में कठिनता का अनुभव करता है। किसमें जी? सुनने में कठिनता का अनुभव करता है, ठीक है। और तस्य सहायतार्थम भाषा या अध्यापक रूपेण उचित रणनीति का भवितुम अर्हति। दूसरे कक्षा का छात्र कोई जतिन है, वह सुनने में कठिनता का अनुभव करता है, उसकी सहायता के लिए एक अध्यापक के रूप में उचित रणनीति क्या होगी? तो तस्य सहपाठिनः प्रेरयिष्यति यत् तेन सह वार्तालापे भावभंगिमादि फिर व्यवहरेयुः तस्य सहायकश्च भवेयुः। उनके सहपाठियों को प्रेरित करेंगे कि तेन सा कि उसके साथ वार्तालाप और भावभंगिमा आदि के माध्यम से उससे व्यवहार करें। तस्य सहायकश्च, और उसके हम सहायक भी होना चाहिए। एतादृश छात्रा विशेषण विशेष विद्यालय, कि उसको हमको विशेष विद्यालय में ले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं है। एतादृशं छात्रान् अधिकतेन दत्तावधानेन पाठनेन अन्येषां छात्राणां शिक्षणं अल्पम अभविष्यति। मतलब कह रहे हैं ऐसे छात्रों को अधिक समय देना चाहिए सिखाने में, अन्य छात्रों को अल्पम कम समय। ऐसा कभी भी क्लास में मत करना कि किसी को छात्र को ज्यादा पढ़ा रहे हो, किसी को कम, किसी को नहीं, तुम्हें को समझाएंगे, इनको नहीं समझाएंगे। प्रधानाचार्यम सूचयिष्यति, प्रधानाचार्य को बिल्कुल कहे, उनको सूचित करो कि शिक्षक आप हो, प्रधानाचार्य आके पढ़ाएगा जी नहीं। यहां पर बिल्कुल आपका ए सही है। अब सहपाठियों को प्रेरित करोगे कि भाई साहब वार्तालाप और भावभंगिमा से उसका व्यवहार करें, उसके साथ संपर्क करें। होमवर्क है आपका, बहुभाषिक कक्षा कौन सी होती है, इसका उत्तर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। लास्ट है आपका, आपके लिए मेरे प्रिय छात्रों, बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। लेकिन जो प्यार दुलाल कल आपने दिया था वैसा ही चाहिए। हम आपके लिए बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया कर, लेकिन आपकी उपस्थिति डेली होनी चाहिए। देखिए जी 8:15 हो जाता है, 8:15 से ही क्लास मान लो कि 8:15 से ही होती है, 8:15 बजे ही स्टार्ट होगी। मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका होमवर्क है, उत्तर इसका कहाँ करना है? आपके कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा। अगर जो छात्र टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन भी किया गया है। बाकी हम संस्कृत चंद्रा कैपिटल लेटर में डाल के आप जो है सर्च कर सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ और ये नोट्स आपको प्रेषित कर दी जाती है, भेज दी जाती है, ठीक है जी। और आपका ये कोर्स तो है ही है, सीटेट का आपका जो रिवीजन क्लास है, इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं लिखे हुए नंबर पे कॉल करके। बहुत बढ़िया सा रिवीजन होगा, एक बार में खत्म, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।